हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज एक बार फिर हम अमरीश मिश्रा जी से बात कर रहे हैं, लेकिन इस खुशखबरी के साथ कि उनके तीनों चैनल जो बंद किए गए थे वो वापस रेस्टोर हो गए हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है। पिछली बार हमें कुछ हल्की सी नाउम्मीदी थी कि सच बोलना बहुत मुश्किल है, और वाकई इस जमाने में आप लोग भी समझ रहे होंगे कि किस तरह से सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। लेकिन उन्हें कामयाबी मिली, उनके चैनल वापस रेस्टोर हो गए। अब जिस चैनल पर वो रेगुलर अवेलेबल रहेंगे, जो सबसे पहले जिस पर वीडियो अपलोड होगी, वो अमरीश मिश्रा स्पीक्स वीवा पैलेस्टाइन, जो सबसे पहला चैनल था, उस चैनल पर आप जाएं। उसका मैं लिंक भी भेज रहा हूं, और बाकी दो चैनल जो है उनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूं। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा उस पर आए ताकि उनकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। मुझे उम्मीद है कि आप अब रेस्टोर होने के बाद पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। ये बहरहाल एक बड़ी कामयाबी है, और डॉक्यूमेंटेशन की हालत है जो मिश्रा जी की वीडियो हैं। तो ये जब कभी आप सुकून से देखें, जंग के शुरू में क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, किस महीने में क्या हुआ, इस तरह से उनकी वीडियोस देख सकते हैं, और बहुत ही बेबाक अंदाज में उन्होंने बातें की हैं। आज अमरीश मिश्रा जी से जो बात करनी है वो ये कि इजराइल की मिलिट्री की एक जांच हो रही है। 7 अक्टूबर को क्या हुआ, और अब वो चीजें निकल करके आ रही हैं जिसके बारे में अब से पहले अमरीश मिश्रा जी ने भी एक बात कही थी। उसमें यह था कि खुद इजरायलियों ने अपने ही लोगों को मारा, जिसे हनीबल डॉक्ट्रिन कहते हैं, वो अब प्रोब में साबित हो चुकी है। उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा इजिप्ट से खबर है कि सीज फायर स्टेज 2 की बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन एक डिलेमा है नेतन्याहू का कि वो सीज फायर को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं और फुल स्केल निगोशिएशन भी नहीं चाहते। आखिर क्या चाहते हैं वो, ये कुछ समझना है। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो कि आपके चैनल रेस्टोर हो गए। अब आप बताइए कि किस तरह से ये जो अब नए जो हालात हैं, खास तौर पर जो प्रोब, जो जांच सामने आ रही है, खुद उन्हीं के लोग अब फंस रहे हैं। एक बयान ये भी आया कि शिन बेट के चीफ और आर्मी चीफ कोऑपरेट नहीं कर रहे उस जांच में। क्या कुछ देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आपने इतना समर्थन दिया जब हमारे चैनल बैंड थे, और आपके जो दर्शक हैं स्टार मीडिया वर्ल्ड के, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत हौसला अफजाई की। अब देखिए, मुद्दे पे आते हैं। तो उसमें जो अभी एक इंक्वायरी आई है जो फाइनल हो गई है, वो आईडीएफ की इंक्वायरी। आईडीएफ ने अपनी इंक्वायरी की। वो इंक्वायरी अभी तक इजराइल सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल इंक्वायरी नहीं आई। पहली तो बात ये लोग समझ लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इजराइल के अंदर जो संघर्ष चल रहा है, विचारों का, सत्ता का, कई स्तरों पे, जो पूरा इंस्टीट्यूशंस का, एक इजरायली सोसाइटी इस समय 7 अक्टूबर के बाद, जैसा कि याह्या सिनवार ने कहा था कि न केवल ये मिलिट्री हमला होगा बल्कि एक पॉलिटिकल हमला भी होगा। तो पॉलिटिकल जो हमला हुआ, उसकी वजह से जो इजराइल की जो रूलिंग क्लास है, जो सोसाइटी है, वो उसमें तो बहुत सारे परिवर्तन आए। कितने लोग बाहर चले गए वो तो चलिए अलग विषय है। लेकिन जो इजराइल का रूलिंग क्लास है, जो अल्टीमेटली ये डिसाइड करेगा कि फिलिस्तीन को इंडिपेंडेंस हमें देनी है या अभी रोक के रखनी, उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, ये जो हो गया है, ये दिखा। तो आईडीएफ ने सोचिए एक रिपोर्ट दी। अब उस रिपोर्ट में आईडीएफ ने बेसिकली ब्लेम कर दिया है इंटेलिजेंस कम्युनिटी को। अपनी भी उसने कमी मानी है, ऐसा नहीं, अपनी 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 कमी उसने जम के मानी है। और यहां तक कहा है, उसको बेसिक उसने जो कहा है, रॉन्ग मिलिट्री कल्चर, और रॉन्ग मिलिट्री कल्चर में उसने अपनी कमियां मांगी है। लेकिन जो पॉलिटिकल और इंटेलिजेंस कम्युनिटी का फेलियर है, उसको भी उसने हाईलाइट किया। अब पॉलिटिकल इंटेलिजेंस कम्युनिटी का फेलियर देखिए आप। इंटेलिजेंस कम्युनिटी को ये बात, इनका ये मानना है कि 2006 में जो लेबनान से युद्ध हुआ, उस और 2005 में गाजा से जो इजराइल हट गया, उसके और फिर 2006 हुआ, तो 2006 युद्ध के बाद पूरा फोकस इनका हिजबुल्लाह पे था।
हमास पे इनका फोकस ही नहीं रहा। और ये लोग कह रहे थे कि हम मल्टी फ्रंट लड़ाई में हम उस्ताद हैं, हम कई फ्रंट्स पे लड़ने में उस्ताद है, हर जगह की जानकारी हमको है, हमारी जो स्पाई एजेंसी है CIA से भी अच्छी है मोसाद, और हमारा शिन बेत जो है वो अमेरिका के FBI से भी अच्छा है, और कोई उसमें मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं। ये दुनिया मानती भी थी, ऐसा नहीं इजराइल कहता था, दुनिया मानती थी। और इसको आप देख लीजिए, तो उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान हिजबुल्लाह पे था। अब वो एक अलग सवाल है कि ध्यान हिजबुल्लाह पे था तो फिर आप उससे भी कैसे हारे, वो एक अलग सवाल, उसको अलग रखिए। हमास से इनका कहना था कि हम लोग समझ ही नहीं पाए कि हमास, और खासतौर पे यह्या सिनवार जब 2011 में छूटे, उसके बाद से हमास तो इसी चीज की प्लानिंग कर रहा था। 10 साल 12 साल उसने इसी चीज की प्लानिंग की। इस चीज की प्लानिंग के लिए कितनी ट्रेनिंग इन्वॉल्व होगी, कितने हथियार जमा हुए होंगे, कितने सोल्जर्स रिक्रूट हुए होंगे। एक जो आर्मी की फाइंडिंग में चौंका देने वाला तथ्य है कि जो सेकंड इंतिफादा है वो सन 2000 से 2004 हुआ। जब तो आप सोचिए कि यह्या सिनवार जब 2011 में निकले तो उन लोगों ने ऐसे लड़कों को ट्रेन करना शुरू किया जो 1990-1992 के बीच पैदा हुए थे, और वो लोग सेकंड इंतिफादा में 13 या 14 साल के थे, यानी बहुत इंप्रेशनेबल थे। और 2011-2012 तक आते आते वो 24 साल के हो गए। उनको उन्होंने 2012 से तैयार कर, जो वो 2023 में आके वो 34 साल के हुए, और 2023 में जब वो 34 साल के हुए, दीज वर द बल्क ऑफ द हमास फाइटर्स। अच्छा, ये भी उन्होंने बताया कि हमला कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि 5000 हमास फाइटर्स 3 वेव्स में आए। पहली वेव में 2000 फाइटर्स आए जो कि इलीट यूनिट थी, दूसरी वेव में 1000 फाइटर्स आए, और तीसरी वेव में फिर 2000, यानी 212, बिल्कुल एक जैसे फुटबॉल के मैदान में आप वो करते हैं, वो 11 प्लेयर होते हैं तो फॉर्मेशन बनता है, कभी कभी 4-4-2-1 का गोलकीपर को लेके, कभी 3-3-3-1 का, ये 3-3-3-1-2 का, मतलब जो 11 प्लेयर्स को ब्रेकअप करते, उस तरीके से उन लोगों ने प्लान की थी 2000, 1000, 2000, इस तरीके से वहां पर प्लानिंग हुई थी। दूसरी बात, और जो जिसके 2 वीडियो जो पहले आ चुके थे लेकिन अभी फिर से जो सामने आए, जो IDF ने खुद रिलीज किए, खासतौर पे जो नहाल ओज और कफ्र अजा पे जो हमला हुआ था, वो वीडियोज ऐसे हैं, वो यूट्यूब पे दिखाई नहीं जा सकते, टेलीग्राम पे अवेलेबल है। मैं उनकी डिटेल एनालिसिस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना है फ्रॉम ए मिलिट्री पर्सपेक्टिव। उसमें आप देखिए तो खाली के खाली इलाके, इजरायली सोल्जर सोए हुए हैं, वहां पर जाके हमास के फाइटर्स अंधाधुंध मार रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ऑपोजिशन ही नहीं। और इसके लिए जो IDF की इंक्वायरी है उसने कहा है कि देखिए ये एक फॉल्स, इसको भी इन्होंने जो कहा कि हम लोगों के सोल्जर्स को पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि इस तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये जो सेक्टर है, ये जो साउथ का सेक्टर है, ये सेफ है। हमास को हमने डेटर कर दिया है। डेटरेंस का जो कॉन्सेप्ट इजराइल का था, ये हमने हमास को डेटर कर दिया है, और उसमें बहुत सारी और चीजें इन्वॉल्व थी कि हमास को कुछ हमने कंसेशंस भी दिए, कुछ ये दिए, कुछ हमने उनको ये, तो हमास डेटर्ड है। यह्या सिनवार अभी कुछ नहीं, अभी कोई बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन वो प्लान नहीं कर रहे हैं। उनका पूरा जो उनकी अप्रोच है ये है कि अभी हमास को वेट करना चाहिए, और काफी समय बाद फिर कुछ करें तो कुछ पॉलिटिकल सोल्यूशन वो सीख करें। इस तरह के इंप्रेशन हमास ने, यह्या सिनवार ने लगातार दिए थे, क्योंकि ये भी बात सामने आई है कि जब 2011 तक यह्या सिनवार जेल में थे, इजरायली जेलों में, तो उन्होंने हिब्रू सीखी, उन्होंने जो इंटरोगेटर्स हैं उनके साथ कन्फ्रंटेशन हुआ। और एक तो बड़ा फेमस जो उनका इंटरोगेशन है मेरे ख्याल से 2007-2008 का, जिसमें उनका अपने इंटरोगेटर से वो कह रहे हैं कि एक दिन मैं यहाँ बैठूंगा, तुमको इंटरोगेट करूंगा। तो इस तरह, तो अच्छा, इस प्रक्रिया में क्या हुआ कि यह्या सिनवार गेन्ड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, और अपने दुश्मन, क्योंकि मिलिट्री में ऐसा होता है, जितनी भी ब्रूटल मिलिट्री हो, उसमें इवन हिटलर की सेना थी, अल्टीमेटली उसके बहुत सारे ऑफिसर्स दे केम टू रिस्पेक्ट द रशियन आर्मी एंड इवन सम पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। ये हुआ है। तो यह्या सिनवार के जो वाया मीडिया बना था, वो ऑफिसर्स थे जो उनको रिस्पेक्ट करते थे। ये नहीं कि वो जासूसी नहीं कर रहे थे इजराइल के लिए, वो उनको रिस्पेक्ट करते थे।
उनको ये मैसेज देते रहे कि हम जो हैं वो अब हम समझ रहे हैं, हम सीख रहे। अच्छा, हिब्रू उन्होंने सीख ली थी पूरी तरह से, तो वो उनके माइंडसेट को भी समझ गए। उनको वो लगातार मैसेज दे रहे थे कि हम लोग अपनी सीमित लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार अलेक्सा में जो सबसे ताजा 2023 के 7 अक्टूबर के पहले ही कन्फ्रंटेशन हुआ था, जिसमें अलेक्सा को वो किया था, दूषित किया था, उस पे कुछ हुआ था। उसके पहले 2021 में एक बार हुआ था। ऐसी झड़पें होती रहती है, और झड़पों को इजराइल बहुत महत्व नहीं देता था कि ये सब झड़पें तो होती रही, लेकिन कोई बड़ा स्केल अटैक जो कभी नहीं किया वो जो, क्योंकि इजरायली इंटेलिजेंस डिपेंडेंट थी उन लोगों पे, उसमें से ज्यादातर 2011 2012 में रिटायर भी हो गए या 2015 तक रिटायर हो चुके। इजरायली इंटेलिजेंस उन लोगों पे डिपेंडेंट थी वो। अच्छा, दूसरी तरफ इजरायली इंटेलिजेंस कहती है कि नहीं, हम जो इस तरह से जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उन पे केवल डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है, हमारे पास बहुत ही हाई लेवल का, जो कि कोई समझ नहीं सकता है। उसमें मैग्नेटिक फोर्सेस का यूज है, बहुत कॉम्प्लेक्स साइंस का यूज है, और हम उससे याह्या सिनवार पे नजर रखे हुए थे। और इन्होंने जो ये जो इजरायली करीब 2 महीना पहले 7 अक्टूबर से ये उनको खबरें आ रही थी कि वो कोई ट्रेनिंग चल रही, तो उनका ये मानना था कि ये गाजा के अंदर कोई मार्च पास्ट करने वाले हैं, मार्च पास्ट कोई करने वाले, गाजा के अंदर कोई परेड ये करेंगे। हमास अपनी ताकत पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को दिखाना चाहता है, या वो उस तरीके से वो गाजा में उसका रूल है, ये सारी चीजें हैं, इनको वो दिखाना चाहता है। अब आप सोचिए, जो खबर आई है कि 156 जगह से ब्रीच किया हमास ने, 156 पॉइंट्स, जो आप देखिए एक साउथ गाजा है और जो उसके सामने सेटलमेंट्स हैं, और वहां पर पूरा उनका आयरन वॉल है, और उस पे उन्होंने ऑटोमेटिक वो लगाए हुए थे, पूरे मतलब गन्स लगाई हुई थी कि कोई उसको टच करे तो वो गन्स चलने लगे। सबसे पहले उन्हीं पे ड्रोन्स मार दिए, सबसे पहले उन्हीं को नष्ट कर दिया हमास ने। उसके बाद बिना टाइम दिए वो बिल्कुल, अब सोचिए आप, वहां पर पहले ड्रोन्स वहां पर गिर रहे हैं, इजरायली सोल्जर्स हार्डली 30-40 किलोमीटर पे हैं गाजा डिवीजन, पूरी गाजा डिवीजन हजारों सोल्जर्स, और वो गाजा डिवीजन जो है वो सो रही थी। सुबह 6 बजे तक उनको पता ही नहीं था, जब वो 7-8 बजे तक उनको पता चला, तब तक सोल्जर्स सब आ चुके थे। और जो सारे उनके मिलिट्री बेसिस थे, जैसे नहाल ओज में, कफ रजा में, खासतौर पे 2 के बारे में ज्यादा रिपोर्ट आई है, यहाँ पर हमास ने पहले ही आधे घंटे में ओवर पार कर लिया था, और पहले 2 घंटे में 2000 से 3000 जो गाजा डिवीजन थी। और मेरे ख्याल से ये एक अंडर एस्टिमेटेड फिगर है एक्चुअली। जो खबर है कि 10,000, क्योंकि पूरी गाजा डिवीजन का मतलब 10,000 से ज्यादा सोल्जर्स थे वहां, और वो जो ये लोग कह रहे हैं 2 या 3,000 सोल्जर्स थे। द बैटल ऑफ गाजा, द गाजा डिवीजन फेल अपार्ट इन जस्ट हाफ एन आवर। आधे घंटे में गाजा डिवीजन फेल अपार्ट, खत्म हो गई। उसके 157 लोग मार दिए गए। उसके बाद बाकी भाग गए सब, दे रिफ्यूज टू फाइट। और जो एयरफोर्स की जो एयरफोर्स है, उसको कंफ्यूजिंग सिग्नल, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम्स हमास ने जैम किए हुए थे, उसको कंफ्यूजिंग सिग्नल्स मिले एयरफोर्स में। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कभी ये नहीं देखा था कि हमास एयर से अटैक करे। हमास ने करीब कई ग्लाइडर्स भेजे थे, तो जो ग्लाइडर्स हवा से आते थे और वो ग्लाइड कर रहे थे, जिसको इनकी रिपोर्ट में पैराशूट्स कहा गया है, वो एक्चुअली ग्लाइडर्स है। तो हवा से आके एक अकेला लड़ाका मशीन गन लेके उतरने से पहले ही वो मारने लगता था, तर 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 तर। अब इस तरीके से उन्होंने किया। उसके बाद सी से करीब जो इस तरह की 30 से 40 बोट्स, जिसमें हमास के कई फाइटर्स, सैकड़ों, उन्होंने सी से अटैक किया। तो लैंड, सी, एयर, ये तीनों का जो एक मिश्रण है, और ये आईडीएफ की रिपोर्ट में कहा है कि कई सालों तक मिलिट्री विशेषज्ञ इसको एनालाइज करेंगे। मिलिट्री विशेषज्ञ कई सालों तक इसको एनालाइज करेंगे कि ये कैसे हुआ। अभी देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अभी तक, और मैंने अभी तक किताबें लिखी जा रही है। देखिए, मेरा चैनल रिस्टोर हो गया, और मैं गुजारिश करूंगा कि जो वीवा पैलेस्टाइन चैनल है, मैं शुरू से वॉर को कवर कर रहा हूँ, और मैं बार बार एक चीज को नोटिस करता था, उसमें सारे वीडियोस में मेरे हैं, मैंने तो वो जो जिनके लाख 2-2 लाख व्यूज गए, उसमें मैंने बार बार यही कहा था कि जो याह्या सिनवार का दिमाग है, जो
या यही सलमान कहिए, या जो मतलब मैं एक व्यक्ति के रूप में नहीं कह रहा हूं उनको, जो फिलिस्तीनी मिलिट्री माइंड है, एक है फिलिस्तीनी पॉलिटिकल माइंड, चलिए उसको एक मतलब जो अपने लिबरेशन स्ट्रगल में लगा हुआ है और बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक मूव्स करता है, राजनीति करने से वो पैलेस्टीनियन जो इंडिपेंडेंस है उसका रास्ता साफ करता है। जो मिलिट्री माइंड है, देखिए यहाँ पर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से कंपेयर करना बहुत अच्छा है। इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल हम 1857 छोड़ दें, वो तो खैर पूरा आर्म्ड रेवोल्यूशन था। वो एक जिसने आधी आजादी दिलाई, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म किया। उसके बाद जो 1857 के बाद जो हुआ वो मोस्टली पॉलिटिकल स्ट्रगल था, उसमें आर्म्ड फोर्सेस फ्रिंजेस पे थी और इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने, भगत सिंह से लेके चंद्रशेखर आजाद से लेके राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह सब। लेकिन वो मेन स्ट्रीम जो थी वो पॉलिटिकल, तो आप ये कह सकते हैं कि अभी तक इंडिया में, और जो मिलिट्री डायमेंशन सुभाष चंद्र बोस का आया वो भी काफी बाद में आया और कम समय के लिए आया, तो वहां पर एक पॉलिटिकल माइंड की बात आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फिलिस्तीनी पॉलिटिकल माइंड और फिलिस्तीनी मिलिट्री माइंड, जिसको इजराइल ने मिलिट्री कभी सीरियसली उस तरह से लिया नहीं। इजराइल का ये मानना था कि हमास की पॉपुलैरिटी, जो हमास ने आइसोलेटेड एक्शंस किए, जो 1995-96 के बाद इजराइलीज पे अटैक करना, गुरिल्ला स्टाइल, इजराइलीज को मारना, अलग-सा ब्रिगेड वगैरह जो उस समय थी उनके साथ मिलकर कई ऑपरेशंस, तो ऑपरेशन बेस्ड था, वो अटैक बेस्ड नहीं था जैसे कोई सेना अटैक करती है, ऐसा कभी नहीं किया। अमरीश मिश्रा जी, मैं आपको जरा बीच में रोक रहा हूं। यहां तक आपने एक तो बहुत ही गहराई से आपने उस जांच की रिपोर्ट को पढ़ा है, और मैं बहुत ही मतलब इतनी गहराई से चीजों को समझना बिल्कुल बिट बाय बिट ऐसा बहुत कम है, बल्कि ना के बराबर है जितना आप उस पर तवज्जो देते हैं। आपने 2-3 चीजें कही, मिलिट्री कल्चर इजराइल का। मैंने 2003 जंग कवर की जिसमें अमेरिकन फौजियों को मैंने देखा नजदीक से। वो यानी फौजी हैं, लेकिन उनके लिए ट्रकों में, बड़े बड़े ट्रेलर में भर करके आते थे कोक, बर्गर, क्या क्या कुवैत से। तो ये फौजी उस कल्चर के लोग हैं कि इन्हें कोक ना मिले तो बंदूक नहीं उठेगी शायद, या बर्गर ना मिले या पिज्जा ना मिले, तो ये इस तरह के पिलपिले जिसे कह सकते हैं ना, कमजोर किस्म के लोग, ये उस तरह से बहुत ही डिपेंडेंट किस्म के लोग हैं। शायद उसी तरह की कल्चर इजराइल में भी रही होगी, क्योंकि वो फौजी हैं लेकिन उन्हें सारे अय्याशी के सामान चाहिए। जैसे हमारे यहाँ मैं एनसीसी किया, मैंने सी सर्टिफिकेट तक, दो पार्ले जी के बिस्किट पर भी जीने का सलीका हमारे यहाँ फौजियों को सिखाया जाता है 24 घंटे में। तो ये बिल्कुल अलग किस्म के अय्याश किस्म के फौजी हैं। दूसरी बात जो आपने याहिया सिनवर के लैंग्वेज सीखने के बारे में बताई, मुझे याद आ गया, ये जो अभी हमास के लोग इजराइलियों को छोड़ रहे हैं, इनको अरबी सिखा करके भेज रहे हैं, ये लोग अरबी सीख करके गए हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब जंग के मैदान में भी, इन तमाम टेंशन में, जेल में रहता हुआ आदमी भी नई चीजें सीखता है और अगले जंग की तैयारी करता है। ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ चलना चाहता हूं। ये नेतन्याहू, अभी जब कल खबर आई तो ये कहा कि हमने टीम भेज दी है, लेकिन हमें पर्पस मालूम नहीं है कि ये टीम क्या करेगी बातचीत करने वाली। तो ये जो नेतन्याहू का डिलेमा है, एक तरफ दबाव है मुल्क भर का कि जंगबंदी जारी रखो, दूसरी तरफ ये जंग लड़ने के लिए भी ख्वाहिश है, उधर वेस्ट बैंक में लोगों को बेघर करने का सिलसिला है, गाजा को उनके हिसाब से वो तबाह कर चुके। ये नेतन्याहू क्या करेंगे? ये डिलेमा क्या है? ये कहीं रिजोल्व होगा या ये इसी कंफ्यूजन में, यानी अगर इजरायली के नजर से देखा जाए, इजराइल को पूरी तरह से तबाह कराएगा ये? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो थोड़ा सा टाइमलाइन देखते हैं, आज 28 फरवरी है, अभी 22 फरवरी को जो प्रिजनर एक्सचेंज हुआ था, जिसमें वही फेमस घटना हुई थी जब एक इजरायली होस्टेज ने हमास के फाइटर्स का माथा चूमा था, जिसको लेके नेतन्याहू पागल हो गए थे सब लोग, पूरे इजरायली एस्टैब्लिशमेंट, और ह्यूमिलेटिंग है, हमारे लिए अपमानजनक है। और जो इनको 22 फरवरी को 600 से 800 फिलिस्तीनी जो स्वतंत्रता सेनानियों को, मैंने कैदी कहना बंद कर दिया, मैं स्वतंत्रता सेनानी अब उनको लगातार मैं सबसे अपील करूंगा। तो जो 600 से 800 फिलिस्तीनी स्वतंत्रता सेनानियों को जो छोड़ने की
एक कमिटमेंट था, उसको उन्होंने कहा हम नहीं छोड़ेंगे जब तक हमास हमको मतलब इस तरह के पब्लिक डिस्प्लेज नहीं करेगा। तो हमास भी देखिए प्रैग्मेटिक है, हमास ने कहा ठीक है, लेकिन अब हमास ने ये भी कहा कि हम भी तुम्हारे किसी उसको रिलीज नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे। हाँ, रिलीज हमास ने कहा था हम कोई बातचीत ही नहीं करेंगे जब तक तुम उनको नहीं रिलीज करोगे। अब हमास ने बातचीत से विड्रॉ किया, उधर ट्रंप को मैसेज गया, ट्रंप ने अपने विटकॉफ को यहाँ पर भेजा जो ट्रंप का एनवॉय है, और वो सब चीजें हुई। उसके बाद 27 तारीख को इन लोगों ने सुबह कहा कि हम सुबह छोड़ेंगे, सुबह हम वहां पर जो 600 से 800 जिसमें करीब 200 औरतें और बच्चे हैं, जो मतलब 600 वैसे जो पुराने कैदी और जो 200 औरतें और बच्चे जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद गाजा से उठाए गए, औरतें और बच्चे 200। तो वो जो 200 हैं उनको भी उन्होंने 27 फरवरी को पूरा हुआ, आपने देखा होगा कई वीडियोस उसके आए, सारी चीजें आई, उसमें ऐसे ऐसे लोग छूटे हैं दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं। नील बरगौती 1980 से जेल में है, नील बरगौती, कितने साल, 45 साल हो गए, 45 साल से जो आदमी जेल में है वो छूटा। एक उसमें कैदी हैं, वो 27 बार उनको उम्र कैद की सजा हुई, 27 बार उम्र कैद, मतलब कि अब आप सोचिए उम्र, किसी की उम्र 60-70 साल इंटू 27, मतलब आप देखिए हजार पार कर गया ये बहुत आराम से, वो ऐसे लोग छूटे। तो ये दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ है ऐसा। आप ऐसा प्रिजनर एक्सचेंज, भारत में भी दांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी अर्बन पैक्ट ने 90,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छुड़ाया था, लेकिन उसमें ये नहीं था कि जो जिनको मतलब भगत सिंह को तो छुड़ा ही नहीं पाए थे गांधी, जिनको फांसी है या जिनको उम्र कैद है उनको छुड़ा पाया, या जो काला पानी में उनको छुड़ा पाया। अब आप सोचिए अगर गांधी अर्बन पैक्ट में गांधी इन लोग सबको छुड़ा लेते, जो काला पानी में थे, जो उसमें थे, जो उनको फांसी थी, तो सोचिए क्या होता। तो वो भी बहुत, यहाँ तो बड़ी संख्या में, यहाँ तो सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग थे जिनके ऊपर 14 इजरायली सोल्जर्स को मारने का कन्विक्शन, इल्जाम भी नहीं, किसी के ऊपर 22, किसी के ऊपर 12, किसी के ऊपर 25, किसी के ऊपर, मतलब इस तरीके से कन्विक्टेड लोग। और कई लोगों ने तो रिफ्यूज भी नहीं किया, उन्होंने कहा हाँ हमने मारा है अपनी आजादी के लिए। मिश्रा जी मैं बीच में रोक रहा हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इतने लोगों को इस तरह से छोड़ना। मुझे याद आ रहा है कि अक्टूबर 2023 की जंग शुरू होने से पहले, कई महीने पहले, एक हमास के लीडर ने कहा था कि हम बहुत जल्दी अपने कैदियों को छुड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यानी उस वक्त कोई समझ नहीं पा रहा था, मुझे भी समझ नहीं आया था कि ये किस तरह से छुड़ाने का प्लान कर रहे हैं। अब वो समझ में आ रहा है कि देखिए वो तैयारी उनकी जब से थी और इस हमले की तैयारी। जी आप अपनी बात जारी रखें। मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, ये एक अभी ये बात सामने आई है, ये इंक्वायरी जो आईडीएफ ने की है, उसने एक फिल्म को पकड़ लिया। एक्चुअली एक बहुत पॉपुलर सीरीज है मोसाद की जो नेटफ्लिक्स में आई थी, फौदा सबने देखा होगा, आपने भी देखी होगी फौदा, जो इजरायली टीवी ये वेब सीरीज है और जो बहुत पॉपुलर हुई, उसके इंडियन वर्जन भी बने, और जिसमें एक मोसाद की अंडरकवर यूनिट उसकी लाइफ दिखाई है, वो कैसे फिलिस्तीनियों से लड़ रही है, और फिलिस्तीनी उसमें ज्यादातर विलेंस है सब। अब फौदा इतनी पॉपुलर, फौदा के मुकाबले एक हमास ने भी एक हम लोग को नहीं पता, मुझको नहीं पता था, हमास ने भी एक सीरीज बनाई थी जो यूट्यूब पे रिलीज की। भाई हमास के पास उतना बड़ा बजट और तो कभी हो नहीं सकता, तो उसका नाम भी फिस्ट ऑफ द फ्री है, मतलब आजादी का मुक्का, फिस्ट ऑफ द फ्री। उसमें ये सिग्नल था, ये आईडीएफ की रिपोर्ट कह रही है। अगर वो सीरीज कायदे से देखो तो उसमें ये बात, ये सिग्नल है कि साथ वो रिलीज हुई थी। फौदा देखिए, फौदा के 4-5 सीजन आ चुके हैं, 2014-2015 से फौदा चल रही है। इंडिया में बहुत बड़ा उसका फैन फॉलोइंग है फौदा की सीरीज की। इनका कहना है कि ये जो 2019 से 2021 के बीच हमास ने जो फौदा को काउंटर करने के लिए एक सीरीज बनाई, उसमें ये मैसेज था कि 7 अक्टूबर 2023 को हमला करेंगे, क्योंकि जो जूविश हॉलिडे था उस दिन, जिस दिन यम किपर वॉर भी शुरू हुई थी 1973 में, उसके वो जो जूविश हॉलिडे था उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उस जूविश हॉलिडे की बात उस सीरीज में फिस्ट ऑफ द फ्री में है कि उस दिन हमला होगा। अब आप बताइए, तो ये जो सारी चीज है, देखिए ये तो अब इजरायली बेसिक बात वही आती है कि जो
जिस तरह से जो पूरी सिचुएशन है उसमें इजराइल एक्चुअली अब जहां फंस गया जाके, अब जैसे मान लीजिए ये जो आपने ये जो बात उठाई कि अभी नेगोशिएशन वाली बातें, अब नेगोशिएशन वाली जो बातें हैं उसमें अब क्या होना है। अब हमास ने देखिए अभी तक जो हमास के ऊपर, अभी एक बात और इस पे रह गई, 27 फरवरी को कल जो इजराइल ने जिन कैदियों को 22 को छोड़ना था, मतलब सॉरी स्वतंत्र सेनानियों को 22 को छोड़ना था, जो 27 की सुबह छोड़ा, हमास ने 4 और बॉडीज लौटाई, जो हमास के पास डेड बॉडीज थी वो 4 और लौटाई। अब उसके बाद अब हमास ने जो कमिटमेंट था कि फर्स्ट फेज में 19 जनवरी से 2 मार्च तक 42 दिन के फर्स्ट फेज में 33 लिविंग और डेड होस्टेजेस, ये अगर वो जो 4 थाइज हैं, 5 थाइज उनको मिला लिया जाए तो 33 से ज्यादा हो गया। 33 होस्टेजेस एक्चुअली हमास ने छोड़ दिए हैं, जो लिविंग और डेड, उसमें डेड के करीब मेरे ख्याल से 8 डेड हैं और बाकी लिविंग, तो वो हमास ने छोड़ दिए हैं। अब जो ये था कि फर्स्ट फेज में ही सेकंड फेज की बातचीत शुरू हो जाएगी, वो इजराइल ने की नहीं, लेकिन अभी बातचीत शुरू भी हो गई है। और अब जो बातचीत शुरू हुई है उसको लेके एक्चुअली भाई आप बताइए कि नेतन्याहू की इस समय क्या स्थिति है। वो इससे विड्रॉ नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी इजराइल में जो कितने लोग हमास के पास हैं इसको लेके एक्चुअल कंफ्यूजन, कोई लोग कह रहे हैं 10, कोई कह रहे हैं 15, कोई 16, कोई 22, उसमें कुछ हाई, क्योंकि हमास ने सरप्राइज किया है, बड़े बड़े वो जो स्पेस साइंटिस्ट थी महिला, उसको दिखा के उसको रिलीज करके, फिर जो अमेजोन का एम्प्लॉय था रशियन, उसको रिलीज करके, इस तरीके से कि उसके पास हाई वैल्यू प्रिजनर्स हैं। और अभी भी लोग कह रहे हैं कि उसके पास डिप्टी जनरल्स वगैरह हैं, गाजा डिवीजन के कुछ बड़े ऑफिसर्स हैं। अब यहाँ पर जो पूरा एक इशू आ जाता है कि तुमने इतनों को छुड़ाया तो अब बाकी को क्यों नहीं छुड़ाओगे, और बाकी को छुड़ाने की शर्त है कि तुम सेकंड फेज में जाओ। सेकंड फेज में इजराइल को फिलाडेल्फी कॉरिडोर से भी विड्रॉ करना पड़ेगा, नेत्जरीम से तो कर गई, फिलाडेल्फी से अभी पूरी तरह से नहीं किए। और कल बयान भी आया इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स का कि हम फिलाडेल्फी से वापस नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि फिलाडेल्फी से हम इजिप्ट और गाजा के बीच एक बफर जोन चाहते हैं, तो हम वहां से विड्रॉ नहीं होंगे। और इन्होंने ही 2 दिन पहले ये भी कहा था कि इसी वजह से हम ये लेबनान से विड्रॉ नहीं होंगे, हमको बफर जोन चाहिए। सीरिया से, अभी सीरिया पे भी देखिए बात नहीं हुई, सीरिया पे भी हम आएंगे, वहां क्या क्या हो रहा है। सीरिया से भी उन्होंने कहा कि हम विड्रॉ नहीं करेंगे, माउंट हर्मोन से खास तौर पे वहां पर हम एक अपनी कुछ ऐसे विजिलेंस टावर्स रखेंगे, और कुनेत्रा वगैरह तक भी वो कह रहे हैं कि हम रहेंगे और इनडेफिनेटली रहेंगे। तो ये देखिए जो पूरी सिचुएशन है, एक तरफ ये तो इजराइल में देखिए एक जो हॉकिश एक जो स्कूल है और जो ये चाहता है कि लगातार इजराइल एग्रेसिव रहे, अब नेतन्याहू को वो सूट करता है, क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर केसेस चल रहे हैं। अभी देखिए परसों उसके ऊपर वो कोर्ट गया, कोर्ट में उसने ये पूरी अर्जी दी और उसने कहा कि अच्छा हाँ, उसने ड्रामा किया, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, परसों की बात है। कोर्ट गया वो, तो जो बीबस फैमिली जिसमें महिला और 2 बच्चे जो मारे गए, जो हमास ने 22 फरवरी को उनकी बॉडीज रिलीज की थी, मेरे ख्याल से 20 फरवरी तो नेतन्याहू ने अभी कोर्ट में कहा, ये यानी 26 फरवरी की बात है, कोर्ट में कहा कि 2 मिनट का साइलेंस होना चाहिए बीबस फैमिली के। तो कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं क्या हुआ, उसकी जरूरत नहीं है साइलेंस की। अब आप सोचिए ये मूड है कोर्ट का। जो कोर्ट ये कह रहा है वो भी नेतन्याहू को, तो नेतन्याहू कितने ज्यादा आप सोचिए, मतलब उनके यहाँ तक पानी है, कभी भी यहाँ तक आ सकता। सर खुद बीबस फैमिली ने जब इन्होंने नेतन्याहू ने हमास पर इल्जाम लगाया, तो उन्होंने बीबस फैमिली ने नेतन्याहू और पूरी सरकार को ये पैगाम दिया कि हमारी पर्सनल उसमें कोई यहाँ हमारे साथ ना आए, सरकारी कोई आदमी हम देखना नहीं चाहते। यानी वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इसी सरकार ने मरवाया है। जो हमास कह रहे हैं, हमास के बयान पर यकीन कर रहे हैं वो, और नेतन्याहू के बयान को झूठा मान रहे हैं खुद इजरायली। बिल्कुल। और ये आप एक चीज और मैं बताऊं, एक जो प्रिजनर जो मेरे ख्याल से नवंबर में छूटी थी, नोआ अर्ग नामी है, ऐसे जो महिला सोल्जर आईडीएफ की, उसके साथ एक मारा गया था इजरायली बॉम्बिंग में, एक उसके साथ भी आईडीएफ का मेल सोल्जर। उसने कल या परसों उसने यूएनओ में जाके, उसका वीडियो है,
नोआ अरगमानी ने बकायदा यूएनओ में जाके स्टेटमेंट दिया है कि उसके साथ जो एक और कैदी था, इजराइल ने बॉम्बिंग की, उसमें वो मारा गया, मैं बगल में थी। ये यूएन में उसने स्टेटमेंट दिया है। उसको यूएन पहुंचाया किसने? उसको यूएस ने ही यूएन पहुंचाया। अब ट्रंप का इसमें देखिए दो तरफा, वही मैं कह रहा हूँ, ये पूरा जो है ये इस तरीके। अच्छा, ट्रंप से ये भी कहा गया कि हमास तो आपका मजाक उड़ाता है, ये करता है। उसने कहा नहीं, हमको नहीं लगता हमास हमारा मजाक उड़ाता। इतना कह के वो चुप हो गया। अब ये सब देखिए जो पूरा एक मामला है जहां पर चीजें जा रही हैं, जो हमास से डील की बात आने वाले बहुत मतलब जब भी वो हो ना हो, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, उसका एक रास्ता ट्रंप ने हमेशा देखिए खुला छोड़ा हुआ है। इजराइल की प्रॉब्लम यह है कि अभी उसको दूसरे फेज में तो भाई अगर दूसरे फेज में नहीं गया तो उसके बाद अगर उसने यही कह दिया कि हम दूसरे फेज में नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब युद्ध शुरू होगा। युद्ध शुरू होगा तो युद्ध को कौन लड़ेगा? वेस्ट बैंक में देखिए आप स्थिति देखिए क्या है। वेस्ट बैंक में 25 साल बाद, यानी सेकेंड इंतिफादा 2000 आप देख लीजिए, उस समय वेस्ट बैंक में टैंक्स गए थे। 25 साल बाद टैंक्स गए। जेनिन में टैंक्स भेजे इजराइल। वहां पर इतने दिनों से ये लोग घेरा डाले हुए हैं, ये लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि वहां एयर स्ट्राइक करें। और देखिए रेजिस्टेंस ने भी वहां पर वापस मारना शुरू कर दिया है। कई इजरायली सोल्जर्स वहां घायल हुए। अब इस पूरी सिचुएशन में वेस्ट बैंक में, अच्छा 21 बटालियन वेस्ट बैंक में थी, तो 21 अब वहां पर, अच्छा वो ज्यादातर रिजर्व बटालियन थी, अब रेगुलर बटालियन वेस्ट बैंक भेज दी गई है, क्योंकि उनका ये मंशा है कि जो डिमोलिशन हम कर रहे हैं, हमने जो डिमोलिशन मतलब 20 से 40 घर हमने जेनिन में उड़ाए, तुलकरेम में उड़ाए, फिर हमने नाब्लिस में उड़ाए, इस तरीके से। और हमने करीब जेनिन में 20,000 फिलिस्तीनियों को डिस्प्लेस किया, तुलकरेम में 10,000 किया। इस तरह से करके 60-70 हजार फिलिस्तीनी डिस्प्लेस हुए हैं। लेकिन 29 लाख पॉपुलेशन है, 29 से 30 लाख पॉपुलेशन फिलिस्तीनियों की वेस्ट बैंक में। उसमें 60-70 हजार को आपने डिस्प्लेस कर दिया। आपने लैंड भी, आपने 20 घर कितने, मतलब उसमें क्या, उसमें 20 सेटलमेंट से तो बन पाएंगे जुवेश। उससे अगर हम मान लें कि चलिए वो होने वाला है, आप एनेक्स भी करेंगे तो आपको, मतलब आपने जो रास्ता दिखाया है एनेक्सेशन का, वो तो अजीब रास्ता है, जिसमें आपको कम से कम यही नहीं कि लोगों को 29 लाख लोगों को डिस्प्लेस करना है, आपने तो ये दिखा दिया है कि हमें कम से कम 1 लाख हाउसिंग यूनिट्स, उनको वहां से हम डिमोलिश करेंगे। वो संभव ही नहीं है, वो आने वाले 50 साल में संभव नहीं है। आप सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी लगा लीजिए। तो इस तरह की जो इम्प्रैक्टिकल, देखिए इजराइल एक बड़े सुसाइडल इम्प्रैक्टिकल कोर्स पे में है। वो अभी जो चाहता है कि थोड़ा बहुत हिस्सा हम वेस्ट बैंक का वो कर लें, रेगुलर फोर्सेस वहां भेज दिए, नहाल कि फिर इस तरह की ब्रिगेड्स। अब अगर गाजा में लड़ाई शुरू होगी तो उनको वापस बुलाना पड़ेगा, उसके बाद रिजर्व को भी यहाँ बुलाना पड़ेगा। फिर सीरिया में देखिए क्या हो रहा है। सीरिया में मैं सीरिया पे आना चाह रहा हूँ। सीरिया में कुनैत्रा के आसपास जो जहां पहले इजराइल ने हमले किए थे और कब्जा किया था, अभी 2-3 दिन पहले इजराइल ने वहां हमला किया है, लेकिन ये कह करके किया है कि हम वहां के फौजी इंस्टॉलेशंस को हमला कर रहे हैं ताकि हमारे लिए खतरा बाकी ना रहे। उसी इलाके में हमने तकरीबन 10 दिन पहले इजरायली फौजियों के खिलाफ रेजिस्टेंस के हमले की खबर भी देखी थी। तो क्या आप इन दोनों चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं, या सीरिया की फॉर्मर आर्मी के कुछ जगहें थी, ये कहां हमला किया है इजराइल? ये मैं आपको बताऊं, इजराइल का जो बयान आया है वो ये आया है कि हमने सीरिया में जो HTS जो ऑलरेडी वो डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, जो पहले ही कर दिया था सीरिया में जब घुसे थे, और 8 दिसंबर के तुरंत बाद आपको याद होगा उन्होंने करीब 80% सीरिया के मिलिट्री कैपेबिलिटीज डिस्ट्रॉय कर दी थी। ये जो अभी ताजा हमला हुआ है, ये दो जगह हुआ। एक तो उन्होंने कहा कि HTS जो अपनी कुछ फैसिलिटीज फिर से बना रहा है, उस पर हमला किया, यानी HTS सरकार पे एक तरह से उनके फौजी इंस्टॉलेशंस पे। और उसके बाद जो कुछ और जगह उनको लग रहा था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, वहां पर उन्होंने हमला किया। 4 लोग मारे गए। ये मेरे ख्याल से 25-26 फरवरी को ये इजराइल ने अटैक किया। उसके पहले एक बयान आया था इजराइल काट्स का कि हम सीरिया से नहीं हटेंगे, जिसके खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। और पहली बार सुन्नी इलाकों में जबरदस्त प्रदर्शन हुए, और HTS के वो सपोर्टर्स थे, क्योंकि जुलानी को वो ललकार रहे थे। उन्होंने कहा था ओ जुलानी बॉम्ब तेल अवीव। ये उनका नारा था, सीरिया विल नॉट फॉल, इजराइल विल फॉल। इस तरीके से उनका पूरा नारा था।
बकायदा। जी जी जी। तो ये अच्छा, उसके बाद देखिए क्या हुआ। उसके बाद इजराइल ने एक और बम्बार्डमेंट किया जिसमें 4 सीरियन मारे गए। और ये जो 4 सीरियन मारे गए ये रेजिस्टेंस वाले नहीं है, ये वो हैं जो एचटीएस के बेस के लोग। और उसके बाद एक कंदारा जगह है, एक अलवाइट, वहां पर एचटीएस ने भी ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कल ही 27 फरवरी को वहां भी हमला किया, जिसमें एक अलवाइट मारा गया। उस मतलब, और इसमें दिखाई ये पड़ रहा है कि अंदर से एचटीएस इजराइल मिले हुए हैं। इजराइल वहां पर रहेगा, अच्छा, लेकिन जनता वहां विरोध करेगी। और एचटीएस की भी एचटीएस अपनी जनता को तो नहीं रोक पा रहा है, लेकिन जहां पर अलवाइट है वहां पर वो दंगे कराना, कुछ लोगों को मारना, इस तरह की सिचुएशन वो क्रिएट कर रहा है। इस तरह की सिचुएशन वो क्रिएट कर रहा है जिससे ये पूरा ये मामला सेक्टेरियन रहे। लेकिन वो सेक्टेरियन रह नहीं रहा, वो रह ही नहीं सकता, क्योंकि एक तरफ रेजिस्टेंस है लेबनान बॉर्डर पे, और उसके और मतलब कुनेत्रा तक रेजिस्टेंस आ चुका है। और उसके बाद ये पूरा जो दमस्कस और दारा जो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, जहां पर सुन्नीज हैं, जहां पर और भी जो फोर्सेस हैं वो हैं, वहां पर भी देखिए जो जिस तरह के प्रदर्शन हुए हैं उनसे इजराइल बहुत घबराया हुआ है। 4 लोगों को वो मार चुका है, और अभी जो पूरी सिचुएशन है कि वो थमने का नाम नहीं ले रहे। तो सीरिया में देखिए, जो हम लोगों ने कहा था शुरू में कि सीरिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और सीरिया एक सिविल अपराइजिंग की जगह रही। ये मुझे एचटीएस बहुत अनस्टेबल है, इसकी पॉलिसी नहीं है कुछ। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल करना चाह रहा हूं, वक्त हमारे पास खत्म होने जा रहा है। देखिए, ट्रंप का जब ये प्रपोजल आया कि वो गाजा से सारे फिलिस्तीनियों को निकाल करके मिस्र और जॉर्डन भेजना चाहते हैं और उसे रिवेरा बनाएंगे वगैरह वगैरह, वो उसके बाद फिर उन्होंने बयान बदला कि नहीं, जब जंग खत्म हो जाएगी तब इजराइल हमें देगा तो हम डेवलप करेंगे। अब फिर 2 दिन पहले विटकॉफ का बयान आ गया कि गाजा को डेवलप करने के लिए डेवलपर्स और आर्किटेक्ट्स की कॉन्फ्रेंस होने वाली है। वहां तक बात, अच्छा, सारे ये अरब मुल्क, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, ये सारे मुल्क ये कह चुके कि ये इस प्रपोजल पर नहीं जाएंगे। ये जो मुसलसल झूठ बोल करके अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने का अरब हुक्मरान अब तक करते रहे हैं, क्या इसको भी उसी तरह का आप झूठ समझते हैं? क्या ये अब ये रियल अपनी राय बता रहे हैं? देखिए, अरब जो मुल्क हैं वो तो उनके बस में अगर रहता, या हमास नहीं होता, महमूद अब्बास टाइप विपक्ष होता वहां पर, तब एक अलग स्थिति होती। तब तो ये कब का गाजा दे चुके होते, गाजा और वेस्ट बैंक ये बेच चुके होते अरब मुल्क। सच्चाई ये, हमास क्योंकि वहां पर है और एक रेजिस्टेंस फोर्स है जिसने इजराइल को ग्राउंड पे हराया है। अब ऐसी सिचुएशन में वो ये नहीं मान सकते हैं कि गाजा और इनके लोगों को, वेस्ट बैंक के लोगों को जॉर्डन और इजिप्ट आप भेजिए या किसी भी तरह की छेड़छाड़ करिए, कोई ऐसा सोल्यूशन निकालिए जिसमें पैलेस्टीनियन पार्टिसिपेशन ना हो। ये संभव ही नहीं है। अगर पैलेस्टीनियन क्योंकि अरब मुल्क जानते हैं उनके यहाँ विद्रोह हो जाएगा या उनका आइसोलेशन हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है कि आप पैलेस्टीनियंस को इन्वॉल्व करिए, तो उसमें फिर ये आता है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को इन्वॉल्व करिए, क्योंकि हमास को इन्वॉल्व जहां करने की बात आती है वहां इजिप्ट की भी हालत खराब हो जाती है, सऊदी अरेबिया की भी खराब हो जाती है, जॉर्डन की भी खराब हो जाती है। तो फिर ये आया कि इनको करिए, लेकिन वो भी नहीं संभव है बिना हमास के। अब ये देखिए, अरब के जो हुक्मरान हैं वो जो अब बोल रहे हैं कि भाई हम इस प्लान से हम सहमत नहीं है, और इस तरह की बातें, और पैलेस्टीनियन स्टेट जरूरी है, ये सब बातें, ये उनकी मजबूरी है और उनको बोलना ही पड़ेगा इस लाइन पे। उनका अभी जो वो अभी 2 एक्सट्रीम ऑप्शंस में नहीं जाना चाहते। एक ऑप्शन ये पहला वाला कि वो सब कुछ दे दें, उसमें भी नहीं जाना चाहते। तीसरा ऑप्शन ये है कि वो मान लें हमास को, उसमें भी नहीं जाना चाहते। बीच का जो ऑप्शन है कि जिसमें वो बोलते रहे अमेरिका इजराइल के खिलाफ, लेकिन जो बातचीत चल रही है, जैसे विटकॉफ ने कहा, अच्छा देखिए, विटकॉफ ने जो कहा कि आर्किटेक्ट्स और इनका सम्मेलन हुआ है, ये सम्मेलन जो है ट्रंप के सरकार में आने के पहले से हो रहे हैं। मैंने सबसे पहले सम्मेलन की बात ये जून-जुलाई 2024 में सुनी थी। ऑलरेडी वहां पर लोग आ गए थे गाजा में, पता नहीं कौन थे, लेकिन आ गए थे। ये गाजा में प्राइवेट कंपनी के बुलडोजर आ गए थे। और उन्होंने वहां बयान आया था कि तकरीबन 1 साल हमें इसको क्लियर करने में लगेगा कम से कम। नहीं, तो वो बुलडोजर आए भी थे कि नहीं भाई, अब हमको क्या पता। अमेरिका का जहाज आ गया था 22 लाख लोगों को खाना खिलाने, बाकायदा वो
एक आर्टिफिशियल हार्बर बनाया गया था सैकड़ों में उनका उसका क्या हुआ भाई उसमें और हमने सुना है कि अभी उस पे भी ट्रम्प बोलने जा रहा है कि वो भी एक वेस्टेज था, क्योंकि ट्रम्प इस समय जो पैसे का वेस्टेज हुआ है यूएसएडी और सब जगह पूरी दुनिया में जो पैसा बांटा गया, कह रहा हमने 200 बिलियन बचा लिए हैं, ये हो गया वो हो गया। यूक्रेन में जो गलत तरीके के से जो पूरा एक रिसर्च वगैरह चल रही थी उसको बंद करा दिया है। फिर अभी कह रहा है कि अब बाकी जगह जो अमेरिका ने दुनिया में पैसा अपना वेस्ट किया उसको भी वो हो सकता है कि इसकी बारी भी आए, जो अंदर की रिपोर्ट है। तो ये देखिए ये सब बातें हम लोग सुन चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं, इसलिए हमास तो अब रिस्पॉन्ड भी नहीं करता है। बात तो फिर बस हमास एक बड़े पॉलिटिकल इशू पे रिस्पॉन्ड करता है, कह रहा है कि भाई यहाँ पर कोई भी जो सोल्यूशन है उस पर आप रेजिस्टेंस को अलग नहीं कर सकते, रेजिस्टेंस उसका इसेंशियल पार्ट रहेगा, उसके कोर में रहेगा। अगर आपको सरकार बनानी है, स्टेट बनाना है, जो भी रेजिस्टेंस उसके सेंटर में रहेगा। यही गाजा के और वेस्ट बैंक के लोगों की इच्छा भी, और ये सच्चाई भी है, क्योंकि देखिए ओपिनियन पोल अमेरिका कराता रहता है, पता नहीं किस बेसिस पे कराता है, लेकिन उसमें भी 60 से 70% लोग हमास के फेवर के निकलते हैं। ये कंसिस्टेंट है, पिछले 6, 7, 8 महीनों से ये कंसिस्टेंट है वेस्ट बैंक और गाजा दोनों में। ऐसा नहीं कि वेस्ट बैंक में वो महमूद अब्बास को चुन लेते, नहीं, वेस्ट बैंक में भी महमूद अब्बास का 12% आया है बस। तो ये जो पूरी एक सिचुएशन है, इसमें देखिए अभी गाजा और ये जो पैलेस्टाइन फ्रंट पे मेरे ख्याल से एक शिकस्त इजराइल को जो मिली है, उसके बाद अब वो उससे उबरना बहुत मुश्किल। देखिए अभी अब ये डिमांड हो रही है कि अभी अब तो सेना ने भी इंक्वायरी कर दी, सरकार कब इंक्वायरी बैठाएगी? सरकार जो इंक्वायरी बैठाएगी क्या वो इससे उलट होगी? वो क्या कहेगी? और अपनी ही फौज की जांच से अलग जाकर के क्या कहेगी सरकार और फौज? दुनिया में अगर किसी को बताया जाए तो वो समझना मुश्किल हो जाएगा कि क्या फौज अलग है और सरकार अलग है। तो यहाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ टकराव की हालत है। देश जो है वो एक तरह से वो तितर बितर जिसे इजराइल, देखिए कहने कोई कहे ना कहे, इजराइल टूटने इस तरह से कैसे देश सस्टेन होगा, आप ही बताइए। ये कोई नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इन हालात में इजराइल का बचना नामुमकिन है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपको मुबारक हो, आपके चैनल्स रेस्टोर हो गए। मैं अपने दर्शकों को फिर कहूंगा कि मैं वो सब आपको लिंक्स दे रहा हूं और आप मिश्रा जी के चैनल्स पर जाएं और उनकी वीडियो ताजा भी देखें और पुरानी भी देखें। जो अब नतीजे आ रहे हैं आपको ये अंदाज हो जाएगा कि जो बात वो बहुत पहले से कह रहे हैं वो बातें अब साबित हो रही हैं। मुझे लगता है कि आज के इस जमाने में जब लोगों को किताबें पढ़ने का शौक कम हो गया है, ये वीडियोस देखेंगे तो आपको काफी वो रिफ्लेक्ट करेगा कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत पहले, महीनों पहले से मिश्रा जी कह रहे थे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।